नमस्कार, लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। रशिया से सस्ते क्रूड ऑयल के आयात का फायदा तो खूब हुआ, लेकिन वो बराबर पटा नहीं। देश में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को इसका ज्यादा मुनाफा मिला। उद्योग जगत के सूत्रों और जहाजों की आवाजाही के आंकड़ों से पता चलता है कि सरकार की ओर से तय कीमत पर ईंधन बेचने की मजबूरी के कारण सरकारी रिफाइनरियों को बहुत कम लाभ हुआ है। देश की 7 रिफाइनिंग कंपनियों ने रशिया से रोजाना करीब 18 लाख बैरल सस्ता तेल खरीदा। इसमें से 8.81 लाख बैरल तेल 2 कंपनियों के हिस्से में आया। ये दोनों प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी। नायरा एनर्जी को रूस की रोसनेफ्ट चलाती है। 2025 में अभी तक हुए रूसी तेल के कुल आयात में करीब आधी हिस्सेदारी इन्हीं दोनों कंपनियों की है। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से 4 साल में भारत ने वहां से औसतन 15 लाख बैरल कच्चा तेल रोजाना इंपोर्ट किया। इसमें से 40% से ज्यादा तेल रिलायंस और नायरा ने मंगवाया। भारत में आयात होने वाले कच्चे तेल में रूस की हिस्सेदारी 2021 में केवल 2% थी, जो पिछले 42 महीनों में बढ़कर 32% हो गई। इसका नुकसान सऊदी अरब, अमेरिका, नाइजीरिया और दूसरे देशों को उठाना पड़ा, जहां से भारत ने इंपोर्ट कम कर दिया। इस जून में तो भारत में आए कुल कच्चे तेल में से 45% रशिया से आया, यानी विदेश से आने वाले कच्चे तेल का हर दूसरा बैरल रूस से आया। इसका सबसे ज्यादा फायदा रिलायंस को मिला। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने इस सप्ताह सीएनबीसी पर एक साक्षात्कार में दावा किया कि इन सौदों से भारतीय कंपनियों को करीब 16 अरब डॉलर का मुनाफा होने की बात है। भारत में रूस से सस्ता तेल खरीदने और उसे प्रोडक्ट के तौर पर दोबारा बेच देने का ये काम काफी बढ़ गया, जिस पर अमेरिका को आपत्ति है। Importing so much Russian oil as well. I think they import just as much as India does. Well, let's go back and look at the history, though, Becky. And look, China importing it is suboptimal. But if you go back and look pre-22, pre-invasion, 13% of China's oil was already coming from Russia. Now it's 16%. So China has a diversified input of their oil. If you go back and look now, I believe India had less than 1% of their oil, 1%, and now I believe it's up to 42%. So wow. India is just profiteering, or they are just profiteering. They are reselling. They've made $16 billion in excess profits, some of the richest families in India. So this is a completely different thing. Like this Indian, what I would call the Indian arbitrage, buying cheap Russian oil, reselling it as product, has just sprung up during the war, which is 2023 में रूसी तेल पर सबसे ज्यादा छूट के कारण भारतीय कंपनियों को करीब 7 अरब डॉलर की बचत हुई। इसका बड़ा हिस्सा रिलायंस और नायरा ने बचाया, क्योंकि सरकारी रिफाइनरियों को सरकार की ओर से तय कम दाम पर ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचने थे। चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी ओपन एआई ने कहा कि वो इस साल के अंत तक भारत में अपना पहला ऑफिस नई दिल्ली में खोलेगी। कंपनी भारत में अपनी प्रेजेंस को मजबूत करना चाहती है। यूजर नंबर्स के हिसाब से भारत कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है। ओपन एआई ने भारत में खुद को एक लीगल एंटिटी के रूप में स्थापित कर लिया है और एक डेडिकेटेड लोकल टीम की हायरिंग शुरू कर दी है। ये टीम लोकल पार्टनर्स, सरकारों, बिजनेसेस, डेवलपर्स और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ रिलेशनशिप को मजबूत करेगी। ऑल्टमैन ने कहा कि भारत में एआई के लिए एक्साइटमेंट और अपॉर्चुनिटी का लेवल अद्भुत है। भारत में ग्लोबल एआई लीडर बनने के लिए सभी जरूरी तत्व मौजूद हैं। इनमें टेक टैलेंट, वर्ल्ड क्लास डेवलपर इकोसिस्टम और इंडिया एआई मिशन में सरकार का सपोर्ट शामिल है। कंपनी ने कहा कि यूजर्स के लिहाज से अमेरिका के बाद भारत उसका दूसरा सबसे बड़ा बाजार और सबसे तेजी से बढ़ते मार्केट्स में से एक है। पिछले 1 साल में भारत में चैट जीपीटी के वीकली एक्टिव यूजर्स की संख्या 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई है। इतना ही नहीं, भारत ओपन एआई डेवलपर के टॉप 5 मार्केट्स में से एक है। दुनिया भर में चैट जीपीटी को यूज करने वाले स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा तादाद भारत के विद्यार्थियों की है।
चाइनीज शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक की वेबसाइट भारत में 5 साल बाद अनब्लॉक हुई। इसके साथ ही ऑनलाइन शॉपिंग साइट अली एक्सप्रेस और शीन का वेब पेज भी ओपन हो रहा है। 2020 में भारत चीन के बीच रिश्तों में तनाव के कारण इन पर बैन लगा था। यूजर्स मोबाइल और लैपटॉप पर अब इन प्लेटफॉर्म्स की वेबसाइट का सिर्फ होम पेज एक्सेस कर पा रहे हैं। वहीं टिकटॉक और अली एक्सप्रेस का ऐप अभी भी गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, यानी ऐप अभी भी ब्लॉक्ड हैं। वहीं शीन का ऐप इंस्टॉल किया जा सकता है। न्यूज एजेंसी ANI ने बताया कि सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने टिकटॉक के लिए कोई अनब्लॉकिंग ऑर्डर जारी नहीं किया है। केंद्र सरकार ने दावा किया है कि ग्लोबल चैलेंजेस के बावजूद देश के प्रमुख उर्वरकों की आपूर्ति खरीफ सीजन में जरूरत के मुताबिक बनी हुई है। केंद्र सरकार ने किसी भी इलाके में खाद की कमी होने से इनकार किया है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 2025 के खरीफ सीजन में 143 लाख टन यूरिया की जरूरत का अनुमान लगाया गया था, जबकि कुल उपलब्धता 183 लाख टन है। इसमें से अब तक 155 लाख टन की बिक्री हो चुकी है। इसी तरह से खरीफ 2025 के लिए 49 लाख टन DAP अवेलेबल है, जबकि 45 लाख टन की जरूरत का अनुमान लगाया गया था और अब तक 33 लाख टन DAP की बिक्री हो चुकी है। केंद्र ने कहा कि NPK की उपलब्धता इस खरीफ सत्र में करीब 97 लाख टन है, जबकि 58 लाख टन जरूरत का अनुमान लगाया गया था। बयान में कहा गया है कि अब तक 64.5 लाख टन NPK की बिक्री हो चुकी है। इन आंकड़ों से साफ है कि चालू खरीफ सीजन में उर्वरकों की उपलब्धता पर्याप्त बनी हुई है। केरल की प्रमुख के-फोन परियोजना ने एक बड़ी छलांग लगाई है। हजारों BPL परिवारों को मुफ्त सेवा सहित 1,16,000 से ज्यादा इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के साथ साथ के-फोन अब 29 से ज्यादा प्रमुख OTT प्लेटफॉर्म्स और 350 से ज्यादा डिजिटल TV चैनल्स तक सस्ती दरों पर पहुंच प्रदान करेगा। इसके साथ ही के-फोन डिजिटल गैप को पाटने और राज्य के हर घर तक गुणवत्तापूर्ण इंटरनेट, मनोरंजन और नॉलेज सुनिश्चित करने के अपने मिशन को मजबूत कर रहा है। सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने म्यूचुअल फंड कंपनी से माइक्रो कैप फर्मों में निवेश करते समय सावधानी बरतने को कहा है। उन्होंने कहा कि हालांकि ब्लू चिप से परे विविधता लाए जाने की जरूरत है, लेकिन रिटेल प्रोडक्ट के रूप में म्यूचुअल फंड को माइक्रो कैप या ऋण पत्रों में निवेश करते समय खास सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फंड हाउसेस को निवेश जोखिम से परे परिचालन संबंधित जोखिम के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि ये निवेशकों के विश्वास को डगमगा सकते हैं। पांडे एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के 30वें स्थापना दिवस पर बोल रहे थे। सेबी के प्रमुख ने परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों से पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे निवेश निर्णयों के लिए दस्तावेजी प्रक्रिया पर अमल करने को कहा। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब माइक्रो कैप कैटेगरी में कई नई स्कीम्स शुरू हुई हैं। माइक्रो कैप उन कंपनियों को कहा जाता है जिनका बाजार पूंजीकरण 1,000 करोड़ रुपए से कम होता है। 10 years ago, mutual funds investments under management stood at around 14 lakh crore. Today that number has crossed 75 lakh crore, more than 5-fold growth. However, if we look at the size of AUM as a percentage of India's GDP, it stands at around 22%, which if you really compare with some of the advanced economies, still relatively modest. This highlights the vast headroom for growth before us. Expanding the mutual fund penetration can unlock a far larger pool of domestic savings for productive investment. In terms of investor participation, we have made remarkable progress over the years. The number of unique mutual fund investors has expanded from just around 1 crore a decade back to about 5.6 crore today. Monthly SIP flows, once modest, now stand at over rupees 28,000 crore, showing the power of small, disciplined savings turning into cornerstone of financial planning in India. Allow me a simple metaphor. Every SIP is like a seed planted in the soil of financial discipline. It does not grow into tree overnight, but with patience and nurturing,
it becomes a strong tree offering shade, fruit, and security. And when millions of Indians are planting such trees every month, what we are building is nothing short of a financial forest, one that will shelter our future. If you like the video, do like, comment, share and subscribe. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विवादित रेसिप्रोकल टैरिफ पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि रेडिकल लेफ्ट प्रतिनिधियों ने अब स्वीकार कर लिया है कि मेरी टैरिफ स्ट्रेटेजी कितनी अद्भुत रही। ट्रंप ने कहा कि ये टैरिफ घाटे को $4 ट्रिलियन कम करते हैं। उन्होंने कहा कि जब मैंने अपनी टैरिफ नीति के सुझाव दिए थे तब उन्होंने इस नीति से मिलने वाली संभावित सफलता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। अब घाटे कम हो गए हैं, टैक्स कम हो गए हैं, ऊर्जा कम हो गई है, आमतौर पर कीमतें कम हो गई हैं और केवल वे चीजें ही बढ़ी हैं, घर ले जाने वाली तनख्वाह, शेयर बाजार और हमारा देश जो दुनिया में कहीं भी सबसे हॉट है। ट्रंप ने कहा कि इस सब पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। इससे पहले अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल ने जैक्सन हॉल में अपने भाषण में अमेरिकी इकोनॉमी पर कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ब्याज दर में कटौती हो सकती है। पावेल ने कहा कि आने वाले महीनों में पॉलिसी एडजस्टमेंट हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उच्च मुद्रास्फीति का जोखिम बना रहेगा। जैक्सन हॉल में वार्षिक बैठक में फेड चेयरमैन के रूप में अपने 8वें और आखिरी भाषण में पावेल ने अमेरिकी टैरिफ और सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी से पैदा हुए जोखिम पर अपनी बात साफ तौर पर कही और कहा कि इससे मुद्रास्फीति और श्रम बल में बढ़ोतरी और मंदी का खतरा बढ़ गया है। पावेल ने बताया कि अमेरिकी सेंट्रल बैंक एक चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना कर रहा है, जिसमें मुद्रास्फीति का जोखिम ऊपर की ओर है, रोजगार का जोखिम नीचे की तरफ है। पावेल ने कहा कि हमारा मानना है कि मौद्रिक नीति को दूरदर्शी होना चाहिए और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों में आने वाली देरी पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि फेड को मौद्रिक नीति निर्धारित करते समय अपने रोजगार और मुद्रास्फीति दोनों में संतुलन बिठाने की जरूरत है। While the labor market appears to be in balance, it is a curious kind of balance that results from a marked slowing in both the supply of and demand for workers. This unusual situation suggests that downside risks to employment are rising. And if those risks materialize, they can do so quickly in the form of sharply higher layoffs and rising unemployment. At the same time, GDP growth has slowed notably in the first half of this year to a pace of 1.2%, roughly half the 2.5% pace in 2024. The decline in growth has largely reflected a slowdown in consumer spending. As with the labor market, some of the slowing in GDP likely reflects slower growth of supply or potential output. Turning to inflation, higher tariffs have begun to push up prices in some categories of goods. Estimates based on the latest available data indicate that total PCE prices rose 2.6% over the 12 months ending in July. Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 2.9%, above their level of a year ago. Within core, prices of goods increased 1.1% over the past 12 months, a notable shift from the modest decline seen over the course of 2024. In contrast, housing services inflation remains on a downward trend, and non-housing services inflation is still running at a level a bit above what has been historically consistent with a 2% inflation. The effects of tariffs on consumer prices are now clearly visible. We expect those effects to accumulate over coming months with high uncertainty about both timing and amounts. The question that matters for monetary policy is whether these price increases are likely to materially raise the risk of an ongoing inflation problem. A reasonable base case is that the effects will be relatively short-lived, a one-time shift in the price level. Of course, one time does not mean all at once. It will continue to take time for tariff increases to work their way through supply chains and distribution networks. Moreover, tariff rates continue to evolve, potentially prolonging the adjustment process. ये थे कॉर्पोरेट जगत के आज के कुछ प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।
मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया